हाँ, सो ऐसा है। जनरली लाइट जाती है तो ऐसे 2-5 मिनट में आ ही जाती है, तो इंटरप्शन ज़्यादा नहीं होता। सो हाँ, मैं बता रहा था, तो हम यहाँ पे क्या देखने वाले हैं, तो हम लोग देखेंगे जैसे कि, हाँ, चाइना की बात की अपन ने, तो वो तो खैर कुछ भी बनाते हैं, बट वो चलती भी नहीं है चीज़ें। तो वही चले तो चांद तक, नहीं तो शाम तक वाली चीज़ होती है। तो पता लगा सूरज लगा क्या है, ऑन किया बंद हो गया। सो कुछ भी बता नहीं सकते। सो लेकिन अगर ऐसे कोई टेक्नोलॉजी बनी है तो उनको फिर पेटेंट वगैरह करवाना ये सब भी तो जरूरी होता है। तो ये सब चीजें जो है अल्टीमेटली हम यहाँ समझेंगे। तो अब मैं चैप्टर वाइज आपको कुछ चीजें बेसिक बता देता हूँ। सो अपन आज अभी पढ़ाई तो नहीं चालू करेंगे, बट कुछ बेसिक चीजें आपको चैप्टर वाइज बता देता हूँ। पहला जो पार्ट है, इसमें जो फर्स्ट यूनिट हम देखने वाले हैं, ये एकदम ही जनरल यूनिट है, जिसमें हम बहुत बेसिक लेवल पे चीजें पढ़ेंगे, जिसमें से हो सकता है कुछ चीजें आपको ऑलरेडी पता भी हो। इसमें सबसे पहले तो हिस्ट्री ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स इन इंडिया पढ़ेंगे। भारत में ट्रेड और कॉमर्स कैसे क्या चालू हुआ होगा, तो ये सब चीजों के बारे में चर्चा करेंगे। बचपन में पढ़ा होगा आपने, स्कूल वगैरह में बार्टर वगैरह चालू हुआ, वो सब। फिर कॉइन सिस्टम्स थे अलग अलग। वेइंग प्रैक्टिसेस थी, तो ये सब ऑलरेडी पढ़ा है। फिर इंपोर्ट एक्सपोर्ट उस टाइम भी होते थे, भारत को सोने की चिड़िया बोला जाता था। उस टाइम की बात करेंगे अपन, एकदम पुराने टाइम की। फिर ईस्ट इंडिया कंपनी आती है, तो ये सब चीजें अपने को यहाँ पे फिर से एक बार रिवाइज करना है। बहुत ही शॉर्ट है वैसे ये, तो 2-3 दिन आपका ये चलेगा हिस्ट्री वाला पार्ट, जो कि बहुत ही शॉर्ट में अपने को यहाँ पे दिया हुआ है, जो ऑलरेडी आपने काफी डीप में पढ़ा होगा। यहाँ पे थोड़ा शॉर्ट में उसका एक क्विक रिवीजन हो जाएगा। आपको पता होगा कोरोमंडल कोड एक कोस्ट है अपने यहाँ, पढ़े थे ना। बस वही है। वो सब चीजें यहाँ पे फिर से बताई जाएगी। सिल्क रूट पढ़ा होगा, सिल्क रूट, स्पाइस रूट, वो सब चीजें फिर से थोड़ी बहुत बताई जाएगी। देखेंगे यहाँ फिर से अपन ये थोड़ा। फिर इसके बाद हम बिजनेस के ऊपर चर्चा करेंगे। बिजनेसेस क्या है, इसके क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं, कब हम बोलेंगे एक व्यक्ति बिजनेस कर रहा है, बिजनेस में क्या क्या विशेषताएं होनी चाहिए, तो ये सब चीजों को हमको समझने मिलेगा। फिर बिजनेस को सिमिलर टाइप ऑफ कॉन्सेप्ट्स जो है उनसे हम डिफरेंशिएट करेंगे। बिजनेस, जैसे कि मैं समझो सीए हूं, बट मैं सीए होने के बाद क्या क्या कर सकता हूं। एक तो मैं जॉब पे जा सकता हूं, अगर मैं कहीं जॉब पे गया हूं, किसी के यहाँ पे, किसी के अंडर में काम कर रहा हूं। दूसरा कोई सीए हो सकता है या कोई कंपनी हो सकती है। मैं समझो टीसीएस है, टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड, उनके यहाँ मैं जॉब कर रहा हूं। तो मैं अगर जॉब पे हूं तो दैट मीन्स आई एम इन एम्प्लॉयमेंट। भले ही मैं सीए हूं, बट मैं काम क्या कर रहा हूं, मैं एम्प्लॉयमेंट में काम कर रहा हूं, जॉब कर रहा हूं। वहीं कुछ सीए ऐसे होंगे जो लोग सीए होने के बाद खुद का प्रोफेशन चलाते हैं, खुद का ऑफिस चालू करेंगे, उनके पास क्लाइंट्स आएंगे, क्लाइंट्स लोगों के रिटर्न्स फाइल करेंगे, ऑडिट करके देंगे, लीगल एडवाइस, कंसल्टेंसी, ये सब चीजें देना, इसके बदले फीस चार्ज करना। ये प्रोफेशन कहलाते हैं। वैसे ही तीसरा टॉपिक होगा बिजनेस, जिसमें कई सीए ऐसे भी होंगे जो ना प्रोफेशन कर रहे हैं, ना ही वो कोई इसमें इन्वॉल्व है एम्प्लॉयमेंट में, यानी जॉब वगैरह में। वो अलग ही कुछ चालू कर लिए, जैसे कि बोट कंपनी बना लिए, या फिर कोई यही बन गया, टीवी एंकर बन गया। अनिल सिंह भी नाम सुना होगा आपने। टीवी एंकर, किसी ने अपनी ब्रोकिंग फर्म चालू कर लिया, मोतीलाल ओसवाल। कोई शेयर ट्रेडिंग का ही काम कर रहा है, राकेश झुंझुनवाला। ये सब सीए लोग हैं। ये लोग सीए होने के बाद भी सीए का काम नहीं कर रहे थे, कुछ और ही काम कर रहे थे, बिजनेसेस में चले गए। ऐसा भी होता है कई बार। इवन कुछ लोग देश के लिए सेवा करते हैं, तो पीयूष गोयल है, मंत्री हैं अपने, वो सीए हैं खुद। ऐसा जरूरी नहीं कि सीए बनने के बाद आप एम्प्लॉयमेंट ही करोगे, प्रोफेशन ही करोगे, आप बिजनेस भी कर सकते हो। ये तीनों में क्या फर्क होते हैं ये हम यहाँ पे समझेंगे। बिजनेस भी अलग अलग लेवल पे होते हैं, कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई सिर्फ खरीद रहा बेच रहा है। ये सब चीजों को हमको समझना है यहाँ पे। फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ बिजनेस, मेन ऑब्जेक्टिव, सबसे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव तो वही रहेगा, प्रॉफिट कमाना। फिर बाकी बिजनेस एक्टिविटीज में क्या क्या आता है, इंडस्ट्री, कॉमर्स, ये सब देखेंगे। फिर बाकी के जो सर्विसेज हैं वो समझेंगे, और बिजनेस रिस्क का कॉन्सेप्ट। ये एक कंपेरेटिवली छोटा चैप्टर रहेगा, जिसमें हम लोग को बेसिक चीजें ही समझना है। फिर इसके बाद फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, इसमें हम काफी डीप में बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे। आप अगर बिजनेस चालू करना चाहते हैं तो कैसे कैसे कर सकते हैं। तो या तो आप एक प्रोप्राइटरशिप बनाओ, खुद की दुकान चालू करके काम कर सकते हैं, या तो बड़े लेवल पे आप पार्टनरशिप बना सकते हैं। पार्टनरशिप यानी जब साझेदारी में काम किया जा रहा है, मिल के 2-3 लोग काम कर रहे हैं। और बड़े लेवल पे जाना है तो आप कंपनी फॉर्म कर सकते हैं, सोसाइटीज बना सकते हैं, कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह होती हैं। ये सब क्या होता है ये हम समझेंगे, इनके फीचर्स, इसमें कौन से बनाने के क्या फायदे हैं, किसके क्या नुकसान हैं। क्योंकि अगर एक ही फॉर्म सबके लिए परफेक्ट होता तो इतने प्रकार ही नहीं होते।
अगर कंपनी ही सबसे सही होती तो सब कंपनीज बनाते थे, लेकिन इतने सारे प्रकार क्यों हैं, इनमें किसमें क्या फायदा होता है, किसमें क्या नुकसान होता है, ये सब अपने को यहाँ पे देखने मिलेगा। सो पहले प्रोप्राइटरशिप, फिर वैसे ही पार्टनरशिप के बारे में देखेंगे। इसके बाद HUF करके एक कॉन्सेप्ट होता है, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली या जॉइंट हिंदू फैमिली भी बोलते हैं, ये समझेंगे। कोऑपरेटिव सोसाइटीज, सोसाइटीज होती हैं कई बार जो लोग काम करती है फॉर देयर मेंबर्स, सो ये कोऑपरेटिव सोसाइटीज क्या होती हैं, ये सब क्या है, ये सब फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन है। दैट मीन्स इफ यू वांट टू कंडक्ट एनी बिजनेस एक्टिविटी यू कैन फॉर्म एनी ऑफ दीज एसोसिएशंस, या तो प्रोप्राइटरशिप चलाओ, पार्टनरशिप चलाओ, कोऑपरेटिव सोसाइटी, HUF, या इवन कंपनी चला सकते हो आप। फिर कंपनी में हम बहुत डीप में पढ़ेंगे कंपनी कैसी कैसी होती है, पब्लिक, प्राइवेट, OPC, 1 पर्सन कंपनी। वैसे ही फॉर्मेशन कैसे होता है, तो कैसे क्या एक कंपनी का निर्माण करते हैं अपन, तो ये भी हमको सीखने मिलेगा, प्रैक्टिकल चीजें जो कि एकदम रियल लाइफ में काम आती हैं आपको। फिर चॉइस कैसे करना, विच ऑफ द फॉर्म्स ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन इज बेस्ट फॉर योर बिजनेस, क्योंकि बहुत तरीके हैं तो आपके लिए कौन सा सबसे सही रहेगा, सो ये सब डिसाइड करना, सो ये सब अपन यहाँ पे सीखेंगे। फिर इसके बाद का जो टॉपिक है इसमें हम लोग थोड़ा गवर्नमेंट एंटरप्राइज के बारे में समझेंगे, गवर्नमेंट जो काम करती है वो क्या क्या करती है। सो ये वाले चैप्टर में हमको देखने को मिलेगा पब्लिक, प्राइवेट एंड ग्लोबल एंटरप्राइज, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट जो है पब्लिक एंटरप्राइज के ऊपर फोकस रहेगा, क्योंकि प्राइवेट एंटरप्राइज इसी में कवर हो जाता है। सो ये जो लोग हैं प्राइवेट, अपन जैसे लोग जो कर रहे हैं उसको प्राइवेट एंटरप्राइज बोलते हैं, जो गवर्नमेंट चलाती है उसको पब्लिक एंटरप्राइज बोलते हैं, पब्लिक सेक्टर। सो जिसको गवर्नमेंट चला रही है, जैसे रेलवेज हो गया, सो ये पब्लिक एंटरप्राइज हो जाता है। डिफेंस हो गया, सो गवर्नमेंट के कंट्रोल में है। सो गवर्नमेंट कैसे क्या काम करती है तो वो सब अपन यहाँ पे समझेंगे। फिर ग्लोबल एंटरप्राइजेस होते हैं कोई कोई बहुत ही बड़े लेवल पे, मल्टीनेशनल कंपनीज, MNCs बोलते हैं। जैसे आपने अपने यहाँ भी बहुत सारी कंपनीज है जो कि दूसरे देशों में बहुत बड़ा काम करती हैं। टाटा मोटर्स को ही ले लो, टाटा मोटर्स इतनी बड़ी कंपनी है, इतनी बड़ी कि बहुत सारे उसके जो इनफैक्ट मेजोरिटी ऑफ द सेल्स इसके बाहर ही होते हैं। टाटा अपने को सिर्फ ट्रक्स वगैरह दिखते हैं, और अब थोड़ी गाड़ियां दिखने लगी, पहले क्योंकि वो ट्रक्स में, कमर्शियल व्हीकल्स में ज्यादा थे। बाकी टाटा की इंडिका चलती थी एक, बाकी गाड़ियां नहीं थी। अभी इतनी सारी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आ गई। इसके अलावा सबसे बड़ी कंपनीज में से एक जो है लग्जरी कार्स की, वो टाटाज की ओनरशिप में आती है, जैगवार लैंड रोवर, JLR। सो JLR, जैगवार एक अलग कंपनी थी, लैंड रोवर अलग थी। दोनों को पहले फोर्ड ने अक्वायर किया, फिर फोर्ड से इसको टाटाज ने खरीदा था, और ये बहुत ही बड़ी कंपनी है। उसके यानी टाटास का मेजोरिटी ऑफ द इनकम जो होती है वो उससे होती है, JLR से 75% इनकम उससे आती है उनकी। सो बाकी की जो 25 है ये बाकी कमर्शियल व्हीकल्स और जो अपने भारत में छोटी गाड़ियां बिक रही है वो। बाकी मेजर उनकी इनकम जो है वो जैगवार और लैंड रोवर से आती है। उनकी एक एक गाड़ी तो 1-1 करोड़ की हो जाती है। आप डिस्कवरी खरीद लो, सो डिस्कवरी उनकी है लैंड रोवर की। सो डिस्कवरी, डिफेंडर, ये सब जो बड़ी बड़ी SUVs हैं ये सब इनकी ही है। वैसे ही जैगवार की गाड़ियां भी काफी महंगी होती है, एकदम प्रीमियम मानी जाती है, इवन ऑडी से भी ज्यादा, ऑडी और BMW, मर्सिडीज से ज्यादा उसको माना जाता है। सो हाँ, ऑफ कोर्स एकदम रोल्स रॉयस जैसी नहीं है। सो जहाँ पे ये गाड़ियां खत्म होती हैं वहाँ रोल्स रॉयस चालू होती हैं। सो वो 6 करोड़ से चालू होगी। सो फैंटम आप खरीदोगे तो, और ये बाकी की 6 करोड़ यानी ठीक है बहुत महंगी होगी, वहां तक के खरीदते हैं लोग, उसके ऊपर नहीं खरीदते। ऑडी R8 भी 4 करोड़ में आ जाएगी। सो लेकिन यहाँ ये खत्म होती है, वहां से वो चालू होती है, ऐसी भी गाड़ियां हैं, ठीक है। तो जैसे ग्लोबल एंटरप्राइज, तो उसमें वॉलमार्ट हो गया, Amazon हो गया, ये सब ग्लोबल एंटरप्राइजेस हैं। कुछ भारत के हैं, कुछ भारत के बाहर के हैं, बट वो दुनिया भर में काम करते हैं, तो इनके बारे में हम लोग को समझने मिलेगा। फिर इसके बाद हम सर्विसेज के ऊपर चर्चा करेंगे। जैसा मैंने बताया कि हम लोग यहाँ पे बैंकिंग के बारे में पढ़ने वाले हैं। बैंकिंग क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करती है, लोन देना, अकाउंट्स, किस किस प्रकार के अकाउंट्स होते हैं उनके, सो ये सब चीजें हम देखेंगे। इसमें भी कुछ चीजें आपको पता होगी और कई चीजें आपको नई भी सीखने को मिलेगी। फिर इसके बाद जैसे बैंक ड्राफ्ट वगैरह, ये भी बैंकिंग सर्विस है। फिर इंश्योरेंस का एक कॉन्सेप्ट देखेंगे हम, तो इंश्योरेंस कंपनी कैसे क्या काम करती हैं। इसमें भी लाइफ इंश्योरेंस अलग होता है, हेल्थ इंश्योरेंस होता है, बाकी के इंश्योरेंस होते हैं, फायर, मेराइन, थेफ्ट, ये सब समझेंगे। एंड सर्विसेज में एक पोस्टल सर्विस। तो बेसिकली वैसे सर्विस बहुत होती हैं, आपको 3 सर्विसेज कोर्स में दी है, एक बैंकिंग, दूसरी इंश्योरेंस एंड तीसरी पोस्टल। सो ये 3 सर्विसेज आपको बताई गई है। इसके अलावा बहुत सर्विसेज होती हैं जो कि बिजनेसमैन एक दूसरे को प्रोवाइड करते हैं, जैसे ट्रांसपोर्टेशन,
क्योंकि मैंने आपको अगर गुड्स भेजा भी हूं, बेचा हूं, तो बेचने के बाद वो फिजिकली सेंड करना पड़ेगा। तो उसके लिए फिर सनी पाजी आएंगे, वो निकलेंगे गाड़ी लेके रास्ते पे, सड़क पे आपके तक घर तक के गुड्स पहुंचा के देते हैं। तो ये भी तो सर्विस सेक्टर एक इंपॉर्टेंट सेक्टर है, बट उसके बारे में आपको यहाँ पढ़ाया नहीं जा रहा। तो आपको 3 ही इंपॉर्टेंट सर्विस सेक्टर बताए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है। बाकी और भी होते हैं, बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स काम करते हैं। फिर इमर्जिंग मोड्स ऑफ बिजनेस एक और छोटा टॉपिक रहेगा, जिसमें ई बिजनेस पे हम बेसिकली चर्चा करेंगे। इलेक्ट्रॉनिकली बिजनेस जो होते हैं थ्रू इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स ऑपरेटर, जैसे अमेजॉन, स्विगी, जोमेटो, सो ये सब के बारे में थोड़ा बहुत चर्चा करेंगे अपन इसमें ही। आगे हम इवन यहाँ पे मैं बताया नहीं, बट हम लोग इवन स्टार्टअप के बारे में चर्चा करने वाले हैं। सो स्टार्टअप्स वगैरह क्या होते हैं, इसके बारे में भी आपको काफी कुछ सीखने को मिलेगा। स्टार्टअप्स, पेटेंट, ये सब के बारे में भी हम पढ़ेंगे। सबको अंदर दिया होगा, सो यहाँ पे ऊपर ऊपर आपको पूरा नहीं दिया है, बट अपन स्टार्टअप्स वगैरह के बारे में भी समझेंगे। स्टार्टअप्स पैसा कैसे कैसे रेज कर सकते हैं, सो ये भी अपन समझेंगे कि स्टार्टअप्स जो होते हैं वो क्या है, उसकी भी डेफिनेशन है। ऐसी कोई भी छोटी सी दुकान चालू की है, वो हर दुकान स्टार्टअप में नहीं आती, उसकी डेफिनेशन है, वो डेफिनेशन में कवर होगी तभी जाके वो स्टार्टअप कहलाती है। फिर उसमें कैसे कैसे फंड्स रेज किए जाते हैं, तो ये सब हम समझेंगे एक एक करके। जैसे आप शार्क टैंक वगैरह में देखे होंगे कि पैसा रेस किया जाता है, तो वो सिर्फ एक तरीका है, और बहुत सारे तरीके होते हैं पैसा रेस करने के। सो कैसे कैसे कर सकते हैं वो देखेंगे। आईपीओ क्या होता है, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग, ये सब अपने को समझने को मिलेगा। सो ई बिजनेस भी देखेंगे। देन सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, हर बिजनेस की सामाजिक जिम्मेदारियां होती हैं, सामाजिक दायित्व होता है। सो वो चीज के ऊपर हमको चर्चा करने मिलेगा कि समाज के प्रति भी आपने संवेदनशील होना चाहिए। कभी कभी हिंदी ज्यादा हो जाती है। सो दैट मीन्स आपने समाज को, सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए, क्योंकि आपको जो भी मिल रहा है सोसाइटी से मिल रहा है, जो भी बिजनेस कमा रहा है। सो इनकी जिम्मेदारी है कि इन्होंने सोसाइटी को पे बैक करना चाहिए। अब तो इसके ऊपर कानून भी है, कंपनीज एक्ट है, उसमें कंपलसरी है कि आपको सीएसआर फॉलो करना पड़ता है, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो उसके बारे में भी हम यहाँ पे समझेंगे कि एथिक्स क्या होते हैं, कैसे क्या बिजनेसेस काम करेंगे। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट पार्ट है ये खत्म होगा सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी में, एंड इसके बाद सेकेंड पार्ट चालू होगा, जिसमें हम बेसिकली फाइनेंस के ऊपर चर्चा करेंगे, फाइनेंस एंड ट्रेड, जिसमें अगेन 2 हिस्से हो जाते हैं। फाइनेंस इज अ टोटली डिफरेंट टॉपिक एंड ट्रेड इज अ सेपरेट टॉपिक। सो फाइनेंस में हम लोग पहले बिजनेस फाइनेंस की बात करेंगे। अब फाइनेंस में वैसे बहुत सारी चीज होती है। एक्चुअली फाइनेंस में 3 डिसीजन होते हैं। आप अगर एक फैक्ट्री चलाते हैं, आप समझो यहाँ फैक्ट्री एक चालू करते हैं, तो फैक्ट्री में आपको पहले तो पैसा लगाना पड़ेगा। सो ये पैसा लेके कहाँ से आओगे आप, इसको हम बोलते हैं सोर्सेस, सोर्सेस ऑफ फाइनेंस। फिर इसको लगाना कहाँ पे, आपको कहाँ कहाँ यूज करना, उसको यूटिलाइज करना, ये दूसरा डिसीजन होता है। सो आप लेके कहां से आ सकते हो, तो आप बेसिकली अगर मैं क्लासिफाई करूं तो 2 ही तरीके होते हैं, या तो आप खुद का पैसा लेके आओगे या फिर किसी और से उधारी लेके आओगे। सो ओन फंड और लोन फंड 2 ही होता है। सो उसमें लेकिन और प्रकार है। ओन फंड में इक्विटी एक प्रकार होता है, फिर प्रेफरेंस शेयर्स एक प्रकार होते हैं, जीडीआरस होते हैं, ऐसी कुछ कुछ चीजें होती हैं, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिट। सो आप अगर फॉरेन से कुछ पैसा रेज करना चाहते हैं तो जीडीआर यूज किया जा सकता है। सो ये सब भी अपने को यहाँ पे समझने को मिलेगा। फिर दूसरा जो फंड्स होंगे वो लोन होंगे। अब लोन भी बहुत प्रकार के होते हैं। सो लोन यानी एक ही लोन नहीं होगा, आप बैंक से लोन ले सकते हैं। बैंक के लोन में भी बहुत प्रकार होते हैं, टर्म लोन होता है, कैश क्रेडिट होता है, अलग अलग टाइप के लोन्स होते हैं। सो वो सब कैसे क्या यूज कर सकते हैं। डिबेंचर्स नाम की कोई चीज होती है जो हम आगे समझने वाले हैं। सो ऐसे बहुत सारे तरीके हैं इवन बाहर से पैसा लेके आने के। सो आप कहाँ कहाँ से पैसा लेके आ सकते हैं ये अपने को यहाँ पे समझने को मिलेगा। सो सोर्सेस ये है। दूसरा यूटिलाइज कहाँ करना, यूज कौन से बिजनेस में करना, क्योंकि आप अगर पैसा लेके आते हैं तो बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज होती हैं। आपके पास समझो 1 करोड़ रुपए है, आपके पास बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज है। आप रेस्टोरेंट चालू कर सकते हैं, आप एक कोई फ्लैट स्कीम बना सकते हैं। तो बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज होती हैं, तो आप उनमें से कौन सा सिलेक्ट करते हैं, तो उसको यूज कहाँ पे करना, इन्वेस्ट कहाँ पे करना, ये दूसरा डिसीजन होता है। और इनको पे बैक कैसे क्या करना, तो इनको जो पैसा दे रहे हैं उनको कुछ पैसा रिटर्न भी तो मिलेगा। तो वो रिटर्न कैसे क्या देना, क्योंकि आप अगर किसी को पैसा दोगे तो बदले में आपको इंटरेस्ट मिलेगा, या अगर शेयर खरीदते हो तो उस पर जो रिटर्न होता है उसको डिविडेंड बोलते हैं। सो इंटरेस्ट या डिविडेंड वो कैसे पे करेंगे। सो ये 3 डिसीजन होते हैं कंपनी के या कोई भी बिजनेस के चालू करने के लिए। एक तो सोर्सेस,
दूसरा यूज कहाँ करेंगे, और तीसरा वापस कैसे करेंगे। सो ये 3 डिसीजन में से इस साल आपको सिर्फ एक डिसीजन पढ़ना है सोर्सेस का। सो ये आपको इस साल पढ़ने को मिलेगा। बाकी के जो कॉन्सेप्ट्स हैं ये आपको 12th के लेवल पे पढ़ने मिलेंगे। सो बिजनेस फाइनेंस के बाकी के जो टॉपिक्स हैं कि उसको यूज कैसे करना, इंक्लूडिंग सोर्सेस फिर से रहेगा अगले साल, उसके अलावा यूज कैसे करना एंड उसको रीपे कैसे करना, डिविडेंड कितना देना, ये सब चीजों के डिसीजन आपको 12th लेवल पे देखने को मिलेंगे। सो पहला जो पार्ट है ना ये टोटली डिफरेंट है 11th और 12th लेवल पे। पहले पार्ट में यहाँ पे आप सिर्फ बिजनेस के बारे में पढ़ते हैं, बिजनेस बनते कैसे हैं ये सब, लेकिन 12th में फर्स्ट पार्ट पूरा चेंज हो जाएगा। 12th में फर्स्ट पार्ट सीधा सीधा मैनेजमेंट का हो जाता है। जो एमबीए वाले लोग मैनेजमेंट पढ़ते हैं वो मैनेजमेंट है आपको 12th में पूरा। सो 12th में जो पार्ट ए रहेगा दैट विल डील विद द मैनेजमेंट ऑफ बिजनेस। वो सिर्फ बिजनेस में ही काम नहीं आता, आप वो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स अगर अपने लाइफ में भी लगाओगे ना तो बहुत अच्छी हेल्प मिलेगी आपको। सो वो हम यहाँ पे समझेंगे उसकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी, लेकिन वो अगले साल की बात है, वो 12th में होगा। सो फर्स्ट पार्ट इज टोटली डिफरेंट। फर्स्ट पार्ट यहाँ पे अलग है, 12th में इसका कनेक्शन नहीं है, क्योंकि यहाँ हम बिजनेसेस बनाना और उसके प्रकार ये समझ रहे हैं, अगले साल बिजनेस चलाना समझेंगे, तो इसीलिए वहाँ मैनेजमेंट पढ़ाया जाता है। अगर आप एमबीए करते हैं आगे चल के तो एमबीए में तो बिल्कुल वो मैच होगा पूरा कोर्स। सो जो फर्स्ट पार्ट का कोर्स रहेगा 12th का बिजनेस स्टडीज, वो एग्जैक्टली वैसा का वैसा एमबीए में आपको कहीं ना कहीं एक पूरा सब्जेक्ट आपको देखने को मिलेगा। सो एक लेवल पे जैसे हो सकता है फर्स्ट ईयर में एमबीए में फर्स्ट सेमेस्टर में मिले, तो जो भी करोगे आप। सो बाकी भी रियल लाइफ में बहुत हेल्प होती है इस मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट से। इवन सीए में भी ये मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट आपको देखने को मिलेगा। जब आप आगे सीए में इंटरमीडिएट में पढ़ोगे तो इंटरमीडिएट में भी ये टॉपिक काम आता है 12th का। 11th का ये वाला पार्ट आपको सीए फाउंडेशन में काम आएगा, क्योंकि वहां पे भी कंपनी पार्टनरशिप इसके बारे में पढ़ने को मिलता है। तो अगर आप दोनों चीज साथ में कर रहे हैं 11 12 प्लस फाउंडेशन, तो आपको ये कहीं ना कहीं हेल्प करेंगी, दोनों चीजें दोनों कॉम्प्लीमेंट करती है। ऐसा नहीं होगा कि यहाँ पढ़ रहे हैं तो ज्यादा डबल प्रेशर आ रहा है, तो ऐसा नहीं है, क्योंकि कॉमन होगी चीजें। इनफैक्ट सीए में आप उसको ही थोड़ा और डीप में पढ़ोगे, ठीक है। तो जो लोग सीए कर रहे हैं उनको भी इसका फायदा मिलेगा इस सब्जेक्ट का, जो नहीं कर रहे हैं उनको भी कोई और कोर्स में मिलेगा ये फायदा, क्योंकि लॉ में भी ये सब्जेक्ट्स होते हैं। अगर आप लॉ करोगे उसमें भी कंपनी के बारे में होगा, सो कंपनी लॉ होता है, अलग से पढ़ाया जाता है। तो जो भी आप पढ़ रहे हैं उसमें आपको ये हेल्प करने ही वाला है 100%। और सेकेंड पार्ट जो है ना ये कनेक्टेड है। तो फर्स्ट पार्ट इज टोटली डिफरेंट फॉर 11th एंड 12th, बट पार्ट 2 इज कनेक्टेड। जैसा मैंने आपको बताया कि यहाँ पे आप सिर्फ सोर्सेस पढ़ोगे, अगले साल आप इसके आगे की भी बात पढ़ोगे कि वो पैसा लेके आए, फिर उसको यूज कहाँ पे करना और उससे कैसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कमाना। कई बार ऐसा होता है लोन लेके काम करना पुराता है, तो वो भी क्योंकि बहुत लोग लोन लेके काम कर रहे हैं। कई बार अपन सोचते हैं नहीं लोन लेना गलत है, घर वाले भी चिल्लाते हैं, खासतौर पे बुजुर्ग लोग बहुत चिल्लाते हैं कि लोन लेके काम नहीं करना, खुद का जितना पैसा है उतना ही यूज करो। पर फिर भी आप देखो इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज क्यों लोन लेके काम कर रही है। रिलायंस है, वो तो जब चाहे पूरा पैसा चुका सकती है, फिर भी लोन लेके काम कर रही, क्योंकि इसके लिए फायदा है वो लोन लेके काम करना। तो कैसे वो फायदा मिलता है ये भी हमको सीखने मिलेगा। उसका कैलकुलेशन होता है कि कब लोन लेके काम करना पुराता है, कब नहीं पुराता है। सो अगर लोन सस्ते में मिला है तो कभी भी लोन लेके बिजनेस करना पुराता है। जैसे मैं होम लोन अगर लेके आता हूं और मुझे सिर्फ 8% का ब्याज लग रहा है, मेरे पास 1 करोड़ रुपए आ गया, तो मैं होम लोन रीपे करने के बदले उसको 1 करोड़ को कहीं और निवेश करना पसंद करूंगा, क्योंकि होम लोन अगर मैं रीपे कर भी देता हूं तो उस पर सिर्फ 8% का ही ब्याज था। लेकिन अगर मैं उसको कहीं और इन्वेस्ट करता हूं, जैसे अगर मैं म्यूचुअल फंड्स में डाल दूं, तो मैं उस पर 12% कमा लूंगा। सो 8% अगर मैं लोन रीपे करता तो सिर्फ 8% बचता था, बट यहां मैं 12% कमाऊंगा। सो इसीलिए मेरे को लोन लेके काम करना पुराता है कभी कभी। सो ऐसा नहीं है कि हमेशा लोन लेना गलत होता है। सो वो डिपेंड करता है सर्कमस्टेंसेस पे। सो बहुत सारी चीजें हैं जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है, कब लोन लेना कब नहीं लेना, कब चीजें बनाना कब नहीं बनाना। कई बार ऐसे डिसीजंस देखेंगे हम फाइनेंस में कि कार खरीदना पुराता है या ओला से आना पुराता है। सो ऐसे डिसीजंस भी हमको देखने को मिलेंगे। ये पार्ट जो है ये भी अगेन आपका कनेक्ट होता है सीए इंटरमीडिएट में, एक फाइनेंशियल मैनेजमेंट का कॉन्सेप्ट होता है उससे। एक्चुअली ये फाइनेंस ही पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल मैनेजमेंट ही पढ़ रहे हो आप, लेकिन बेसिक लेवल पे रहेगा, एकदम बेसिक पे, ठीक है।
सो इसमें हम फिर देखेंगे कि जैसा मैंने बताया कि सोर्सेस जो है उसमें ओनर का पैसा होगा एक, जिसमें इक्विटी क्या होता है, प्रेफरेंस क्या होता है, रिटेन अर्निंग्स क्या है, ये सब देखेंगे। एंड बोरोड फंड्स, उधारी लेके आए, उसमें डिवेंचर्स होते हैं, बैंक से लोन हो सकता है, डिपॉजिट्स, क्रेडिट, ये सब क्या होता है, ये एक एक करके हम समझेंगे। फिर स्मॉल बिजनेसेस एंड, हाँ यहाँ पे दिखेगा आपको जो स्मॉल बिजनेसेस वाला टॉपिक है, इसमें आपको दिखेगा स्टार्टअप के बारे में। सो ऊपर थोड़ा बहुत रहेगा, यहाँ पे डीप में रहेगा स्टार्टअप इंडिया स्कीम क्या है, व्हाट आर द वेज टू फंड स्टार्टअप, तो इसके क्या क्या तरीके होते हैं, बूट स्ट्रैपिंग होता है, उसके थ्रू आप पैसा रेस कर सकते हैं। सो बहुत सारे हैं, एंजल इन्वेस्टर्स होते हैं, सो एंजल इन्वेस्टमेंट क्या है वो सब अपने को यहाँ समझने को मिलेगा। यूनिकॉर्न क्या होता है, तो यूनिकॉर्न देखेंगे, ड्रैगन होता है एक, सो यहाँ दिखेगा नहीं यूनिकॉर्न, आप बोलेंगे सर यूनिकॉर्न, सो कॉन्सेप्ट है वो। तो यूनिकॉर्न किसको बोलते हैं, ड्रैगन किसको बोलते हैं, ये सब देखेंगे अपन यहाँ, ठीक है। सो ऐसा है, तो वेज टू फंड। फिर इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स इन्हें अभी थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था पेटेंट्स, ये इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी कहलाती है। प्रॉपर्टी यानी अपनी संपत्ति, अपने कोई एसेट्स, अपना कोई प्रॉपर्टी, जैसे घर हो गया एक प्रॉपर्टी हो गई, वैसे ये भी प्रॉपर्टी होती है। तो इंटेलेक्चुअल इसीलिए क्योंकि हमने उसको दिमाग को यूज करके बनाया है। सो अगर मैं कोई भी दिमाग को यूज करके चीज बनाता हूं तो दैट इज कॉल्ड एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, उसको मैं रजिस्टर कर सकता हूं। जैसे पेटेंट्स रजिस्टर होते हैं, कॉपीराइट्स रजिस्टर होते हैं। मैंने अगर बुक लिखा हूं, अब ये बुक कोई भी अगर छाप लेगा, प्रिंट कर लेगा, तो मेरा तो लॉस हो जाएगा, लोग अपने नाम से बना के बेचेंगे। सो इसलिए हम लोग इसको कॉपीराइट करा लेंगे। कॉपीराइट कर लिए दैट मीन्स कोई और इसको कॉपी नहीं कर सकता, ओनली आई हैव द राइट टू कॉपी दैट बुक। सो ये कॉपीराइट कहलाता है। सो वैसे ही ट्रेडमार्क है, जैसे मैंने बताया डीजी शर्मा कैप्स, ये हमारा ट्रेडमार्क है, ये मार्क कोई और यूज नहीं कर सकता। अगर किसी ने यूज किया तो उसके ऊपर हम एक्शन ले सकते हैं, उसके ऊपर लीगल कार्रवाई हो सकती है। सो ये जो है ये सब इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स कहलाते हैं। सो इनको कैसे रजिस्टर करते हैं, कितने साल के लिए रजिस्टर होते हैं, ये सब अपने को यहाँ समझने मिलेगा। और भी बहुत सारे होते हैं, सो ज्योग्राफिकल इंडिकेशंस होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे कॉपीराइट्स, पेटेंट्स, ये सब चीजें रहती हैं, इनको हम यहाँ पे समझेंगे। फिर एंटरप्रेन्योरशिप क्या है ये समझेंगे। स्मॉल स्केल एंटरप्राइजेस में एक एमएसएमई होता है, जो एक और ट्रेंडिंग टॉपिक है, वो भी हम समझेंगे। एमएसएमई क्या होता है, माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस। फिर रोल ऑफ बिजनेसेस इन इंडिया एंड गवर्नमेंट की कौन कौन सी स्कीम्स है जिसके थ्रू आप बहुत कम दाम में लोन ले सकते हैं या बिजनेस चालू कर सकते हैं, बहुत ही कम पैसे लगा के, क्योंकि गवर्नमेंट उसमें इंसेंटिव्स देगी, सब्सिडी देगी। तो ये सब चीजें हम यहाँ समझेंगे। ये दो टॉपिक खत्म होने के बाद दो टॉपिक ट्रेड के हैं। एक इंटरनल ट्रेड, इंटरनल ट्रेड में हम खरीदी बिक्री देखेंगे बेसिकली। सो इंटरनल यानी विद इन द ज्योग्राफिकल लोकेशंस। सो आप अगर भारत में कोई चीज खरीद रहे बेच रहे हैं तो वो इंटरनल ट्रेड है। उसमें भी दो ट्रेड होते हैं, क्योंकि गुड्स बनते कहीं और हैं और उसको बेचना कहीं और होता है। यहाँ पे प्रोडक्शन हो रहा है समझो दिल्ली में गुड्स का, यहाँ गुड्स रॉ मटेरियल लेके आए और इससे हमने फिनिश गुड्स बनाया। बट ये फिनिश गुड्स को बनाने के बाद बेचने के लिए हमको एक व्यक्ति को अपॉइंट करना पड़ता है जो होलसेलर होता है। फिर इसके बाद एक रिटेलर होगा, छोटी दुकान, और उसके बाद कंज्यूमर तक पहुंचता है। तो ये सब जो ट्रेड है ये कैसे होते हैं, इनके बारे में हमको पढ़ने मिलेगा यहाँ पे। इंटरनल ट्रेड कि फैक्ट्री से कैसे गुड्स आएंगे, कैसे, और इनको किस बेसिस पे प्रॉफिट कमाएंगे ये लोग, कैसे क्या इनको फायदा होता है। सो ये हम यहाँ पे समझने वाले हैं। एंड अल्टीमेट कंज्यूमर तक ये गुड्स बराबर टाइम पे पहुंचना, ये भी इंपॉर्टेंट होता है। सो ये देखेंगे। एंड इसके बाद एक छोटा सा टॉपिक, आपको एक पैराग्राफ ही ये बोल सकते हैं जीएसटी के बारे में, गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स। सो बहुत ही बेसिक टॉपिक है, आपको बहुत ज्यादा इसमें सीखने तो नहीं मिलेगा, बट एक बेसिक आइडिया आ जाएगी कि जीएसटी काम कैसे करता है, ठीक है। देन इंटरनेशनल ट्रेड, इसको फॉरेन ट्रेड भी बोलते हैं। इसके तीन प्रकार होते हैं, एक इंपोर्ट, जब हम भारत में गुड्स लेके आ रहे हैं। दूसरा एक्सपोर्ट, सो जब भारत के बाहर जा रहे हैं, सो पोर्ट के बाहर, एक्स का मतलब जो जा चुका है, सो एक्सपोर्ट, एक्स यानी वैसे एक्स नहीं, एक्स यानी बाहर, एक्सपोर्ट, पोर्ट के बाहर गया, सो ये एक्सपोर्ट कहलाता है। और एक होता है एंट्री पोर्ट, एंट्री पोर्ट यानी जिसमें हम बाहर से खरीद के बाहर ही बेच डालते हैं। सो भारत में हम गुड्स को यूज ही नहीं कर रहे, मैंने यूएस से गुड्स खरीदा, इधर नेपाल में बेच डाला, सो ये एंट्री पोर्ट कहलाता है।
बीच का जो कमीशन वगैरह है वो मैं रख लूंगा। सो इस प्रकार का भी ट्रेड होता है। तो इनकी हमको पूरी प्रोसेस पढ़ना है, ये भी एक अच्छा प्रैक्टिकल नॉलेज मिलेगा आपको यहाँ पे इसमें, क्योंकि हमको सिर्फ इंपोर्ट और एक्सपोर्ट पढ़ना नहीं है, इसके बाद इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स रखते हैं ये भी समझना है, और इसकी पूरी प्रक्रिया बताई जाएगी आपको कि किस प्रकार से एक्सपोर्ट होता है, कैसे क्या गुड्स जाते हैं। आज भी मेजर जो एक्सपोर्ट होते हैं इट इज थ्रू दी मेरीटाइम जोन्स, मेरीटाइम यानी समुद्र के थ्रू होते हैं, क्योंकि फ्लाइट से एक्सपोर्ट्स बहुत महंगे पड़ते हैं, फ्लाइट के चार्जेस बहुत होते हैं। सो आज भी शिप से एक्सपोर्ट्स होते हैं, जितने भी होते हैं ज्यादातर 90% एक्सपोर्ट इंपोर्ट के ट्रांजेक्शन शिप से होते हैं, और बाकी बचे कुचे जो हैं वो फ्लाइट से होते हैं, और रोड से तो बहुत ही कम होते हैं। सो पहले का टाइम था जब रोड से ज़्यादा ट्रांजेक्शन होते थे, अभी ज़्यादातर शिप से ही होते हैं। सो ये भी हम समझेंगे कि किस प्रकार से शिप में जब लोड होते हैं गुड्स तो क्या डॉक्यूमेंट्स बनते हैं, कैसे वो बेचे जाते हैं, तो ये सब अपने को यहाँ पे समझने को मिलेगा। और एक छोटा सा पॉइंट है WTO का, तो ये भी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन क्या है ये समझेंगे। और लास्ट रहेगा प्रोजेक्ट वर्क। अब पेपर का थोड़ा पैटर्न बताना था बट अभी टाइम नहीं बच रहा है, सो क्या चीज़ कैसी पूछी जाएगी ये पैटर्न था, तो अभी टाइम नहीं बचा है तो अपन अगले क्लास में देखते हैं। और अभी कोई डाउट होगा अगर आपके मन में तो आप पूछ सकते हैं। वैसे तो अभी पढ़ाई नहीं की अपन ने, बट मैंने आपको रूपरेखा बताया कि अपन कैसे क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़ेंगे। अगले क्लास में मैं आपको पहले ये बता दूंगा, उसके बाद फिर हम लोग पढ़ाई चालू करेंगे फर्स्ट चैप्टर से, जिसमें बेसिक पहला पार्ट जो है इट विल रिलेट टू द हिस्ट्री ऑफ इंडिया, और इंडिया में बिजनेसेस कैसे चलते थे वो देखेंगे अपन। ठीक है, कोई डाउट होंगे तो आप पूछ सकते हैं, नहीं तो फिर अपन क्लास को कंक्लूड करेंगे। चलो ठीक है, कंक्लूड करते हैं, अगली क्लास में आगे का डिस्कशन चालू करेंगे। थैंक यू।